नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, ये टॉपिक आप सभी से जुड़े हुए हैं। आपके सवाल और हमारे जवाब यूट्यूब कमेंट्स के ऊपर आज हम अपने रिप्लाई देंगे। तो और देखेंगे किस किस ने क्या क्या कमेंट्स किया है, और जिन्होंने कमेंट्स की हैं उन सभी का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ कमेंट्स की मैं बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ इनका नाम नहीं आ रहा। एक तो मैथिली शरण पारासर हैं, इन्होंने लिखा है बहुत अच्छा गुरुजी। मैथिली शरण पारासर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपको आपकी कमेंट्स को लाइक कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर एक हमारी वीडियो थी, पढ़ाई में मन नहीं लगने का ज्योतिषीय कारण क्या है, उसके उपाय क्या हैं। तो उसके बारे में हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने कमेंट की है कि मेरा दोस्त विपासना करने गया था, जब से वहाँ से आया है बहुत तेज हो गया है। तो आप स्पष्ट रूप से वह कारण भी लिखिए, क्या उन्होंने किस तरह के उपाय किए। और दसमांश कुंडली का दिग्विजय देसाई जी कहते हैं कि राइट 70%। दिग्विजय जी, थोड़ा सा और हम इसको गुड तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको 70 नहीं 90 अब रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। फिर यहाँ पर जन्म कुंडली में विशिष्ट विष कन्या योग कैसे देखें, महत्वपूर्ण 12 सूत्रों पर कमेंट की हमारे एक व्यूवर हैं, जिनका नाम है आप सबसे सटीक बताते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विष कन्या ही होती है, विष वर नहीं होता। देखिए, धर्मशास्त्रों में विष कन्या की चर्चा की गई है। विष वर के बारे में अब स्पष्ट रूप से विष वर तो नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, ऐसे पुरुषों के बारे में अवश्य कहा गया है कि जो पुरुष कहीं ना कहीं समाज के लिए उचित नहीं है, तो वो एक तरह से आप उनको विष पुरुष कह सकते हो, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट शब्द हमने अभी तक देखा नहीं है। चलिए आगे कमेंट है कि आपका विवाह किस दिशा में होगा, कौन से ग्रह देंगे आपकी ससुराल। तो ये हमारी वीडियो पर कमेंट की हैं उषा रानी जी ने कमेंट की है, इंफॉर्मेटिव वीडियो। उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट्स करने के लिए। आप सभी की ये बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट्स हमें मोटिवेट करती हैं, हम और अच्छा अपने चैनल पर करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। आगे ही जन्म कुंडली में विशिष्ट विष कन्या योग कैसे देखें पर एक अजय राठौर जी की कमेंट है कि नाइस वीडियो ऑन विष कन्या दोष। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर कमेंट की है। और हम भी इसी आप सभी हमारे व्यूअर्स जो हमें कमेंट्स करते हैं उन सभी के सम्मान के लिए, उन सभी जो अपना समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर अपने मन की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे यहाँ पर पूजा जी ने लिखी है, गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है, आप बताएंगे कि कब तक होगी। पूजा जी, और पूजा जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 23/2/1994, 7:20 का समय है, चित्तौड़गढ़ स्थान है जन्म स्थान। तो चलिए पूजा जी की भी आज हम कुंडली देख लेते हैं। तो आगे सभी ध्यान रखिए कि अगर किसी को भी अपनी कुंडली प्रिडिक्ट करानी है तो 1 अप्रैल से आप विशेष ध्यान रखिए, आप सुपर चैट हमें भेजिए ताकि हम आपकी जो जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण कर सकें। तो सुपर चैट्स को आप भेज दिया करें, क्योंकि ये सुपर चैट्स आप भेजोगे तो आपकी कुंडली को हम बहुत जल्दी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस समय निकाल देते हैं पूजा जी की जन्म कुंडली। इनका चित्तौड़गढ़ का जन्म है और इनकी जन्म कुंडली का अब हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। पूजा जी की जो जन्म कुंडली में अगर हम देखेंगे
तो लग्न चार्ट जो निकलता है इनका, धनु लग्न की जन्म कुंडली है इनकी, धनु लग्न की जन्म पत्रिका इनकी बनती है। चलिए मैं एक बार आपको स्पष्ट करा देता हूँ ताकि आपको भी ये समझ में आ सके। जन्म कुंडली यहाँ पर आपके सामने आ रही है। इन्होंने विवाह का प्रश्न किया है। थोड़ा देख लेते हैं इनके सप्तम भाव को, सप्तम भाव की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, और उसके बेस पर फिर हम आगे की चर्चा भी करते हैं। सप्तम भाव के अधिपति यहाँ पर बुध होते हैं। अब एक कन्या की जन्म कुंडली है तो यहाँ पर हमको देखने होंगे जो कन्या की जन्म कुंडली के कारक हैं, सप्तम है, सप्तमेश है, इनकी क्या पोजीशन है। देखिए इनके जो गुरु देखें जो कारक हैं वह 12th हाउस में है, वह 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और अगर हम बात करें इनके जो सप्तमेश हैं तो वो बुध हैं, वो अस्त अवस्था में यहाँ पर चले गए हैं। देखिए कारक 12th हाउस त्रिक भाव में चला गया, और जो सप्तमेश है वो लग्न में तो गया लेकिन वो सूर्य से अस्त हो गया। यहाँ पर देखिए इनके विवाह के लिए विशेष रूप से हमको कुछ ग्रहों की स्थिति को समझना आवश्यक है। एक तो सबसे पहले कि जो गुरु बृहस्पति हैं इनको यहाँ पर एक इनके अंदर एक शुभता लेकर आनी है, क्योंकि 12th हाउस का इनके ऊपर प्रभाव हो गया, और इनके लिए शुभता लाने के लिए इनको गुरु से संबंधित उपाय करने चाहिए, जैसे कि गुरुवार को केले की पूजा करना। और यही साथ ही साथ जो इनका सप्तमेश अस्त है, इस सप्तमेश को भी इनको बल देना चाहिए। तो बुध को इनको बल देना चाहिए, बुध को बलवान करना चाहिए। सूर्य क्योंकि सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य पापी ग्रह हैं तो ये सप्तम भाव को पीड़ित करेंगे, और ऊपर से इन्होंने सप्तमेश को भी अस्त कर दिया। तो यहाँ पर इनके लिए जो बुध का रत्न है, बुध का रत्न यदि ये धारण करते हैं तो इनके विवाह में जो समस्याएं आ रही हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन जब तक विवाह के लिए इनको ये रत्न धारण करना होगा, क्योंकि सप्तम भाव को मारक भाव भी कहते हैं, तो बुध कहीं ना कहीं मार्केश भी होते हैं, इसलिए समस्याएं तो मिलेंगी। लेकिन आपको रत्न के साथ साथ गणेश जी की भी आराधना करनी चाहिए, ताकि आपके विवाह की जो समस्याएं हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, तो भगवान श्री गणेश उनको शांत कर सके। ये हमने लग्न चार्ट के आधार पर इनका जो विश्लेषण है वह कर लिया है। अब एक बार इनकी नवमांश को भी हम देख लेते हैं। देखिए नवमांश में भी सूर्य और मंगल की युति सप्तम भाव को देख रही है, नवमांश कुंडली में भी। और चंद्रमा बेशक उच्च स्थिति में आते हैं, लेकिन 12th हाउस में यहाँ पर भी चंद्रमा है। तो विवाह की जो स्थिति यहाँ पर अगर आप यहाँ देखोगे कि सप्तमेश बन जाते हैं, जो कि लग्न के लग्न भाव में अगर हम देखें तो लग्न के लग्नेश हैं, लग्नेश 12th हाउस में चले गए। तो कहीं ना कहीं ये अपने जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान से दूर की स्थिति में इनकी सफलता के योग बनते हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी हम दशा आदि भी देख लेते हैं कि इनके ऊपर कौन सी दशा चल रही है। तो दशा का जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाएगा कि 2025 तक इन पर सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य की दशा, क्योंकि देखिए सप्तम भाव या सप्तमेश को कोई ग्रह देखे तो उस स्थिति में विवाह के योग तो बनते हैं, लेकिन वह योग, क्योंकि सूर्य एक पापी ग्रह हैं, तो वह योग कितने स्पष्ट बनेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सूर्य और बुध की जो दशा है ये जुलाई तक है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि जुलाई 2024 तक इनके विवाह के योग बन रहे हैं। लेकिन इनको कुछ उपाय करने होंगे। एक तो इनको अपने सप्तमेश को बलवान करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य की उपासना भी इनके लिए बहुत हितकर है, ताकि सूर्य देव की प्रशंसा से जो इनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं वह बाधाएं समाप्त हो सके। यहाँ पर यह इनको समझना चाहिए। तो यहाँ पर पूजा जी को मैंने प्रयास किया है कि उनकी जन्म कुंडली का यहाँ पर विश्लेषण करके बता दिया कि कब उनके विवाह के योग बन रहे हैं। यही प्रश्न था पूजा जी का, और कब तक होगी। तो जुलाई का आप
जुलाई तक का आपके पास में है। और गोचर भी हम एक बार आपका देख लेते हैं कि गोचर की स्थिति क्या है। तो गोचर की अगर स्थिति हम देखेंगे कि गोचर में देख लेते हैं क्या कंडीशन है। बृहस्पति का की स्थिति को देख लेते हैं। बृहस्पति 1 2, तो बृहस्पति यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लग्न को देखते हैं, बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं यहाँ से बैठकर। फिर इसके बाद में बृहस्पति यहाँ छठे भाव में आने वाले हैं। तो और यहाँ शनि को अगर हम देखें तो शनि की स्थिति को भी देख लेते हैं। शनि इस समय शनि जो बैठे हुए हैं वह कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और शनि की यहाँ पर शनि बैठकर नवम भाव को भी देखते हैं। तो इनके ये समय जो है विवाह का समय, लेकिन थोड़ा सा योग क्षीण है। ये इसमें प्रयास करें कि यहाँ पर जो सूर्य बुध इनको बल दें और गुरु के लिए एक केले की सेवा भी करें तो विशेष इनको लाभ होगा। इनके विवाह के लिए मैं एक विशेष उपाय इनको बता रहा हूँ, और जो भी मेरे दर्शक हैं और उन सभी कन्याओं के लिए जो विवाह के योग्य हो चुकी हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा, करना क्या है, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार, जो भी पहला शुक्रवार आए, उसको तुलसी के पौधे की स्थापना अपने घर पे करें, अपने आवास पे करें। और आपको एक स्टील का या फिर पीतल का और एक तांबे का लोटा लेना है। एक पीतल का हो या स्टील का हो, और उसके साथ में एक तांबे का लोटा होना चाहिए। पीतल या फिर स्टील के लोटे में आपको कच्चा दूध लेना है और तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना। ध्यान से सुनिए, स्टील या पीतल के लोटे में आपको कच्चा दूध लेना है। तांबे के में कच्चा दूध लेना ही नहीं है। तांबे के पात्र में केवल शुद्ध जल लेना है। ध्यान रखिए, दोनों में जल भर लेना है। अब पीतल का ले लो या फिर स्टील का, इन दोनों में से कोई एक लेना है। उसमें जो दूध आपने भरा है, दूध का वो लोटा है, उसे आपको दाएं हाथ में लेना है। ध्यान से सुनिए, दाएं हाथ में आपको लेना है। और शुद्ध जल का जो तांबे का लोटा है उसे बाएं हाथ में आपको लेना है। एक दाएं हाथ में हो गया दूध वाला, और जल वाला बाएं हाथ में हो गया। और एक साथ दोनों से आपको तुलसी का जो पौधा आपने घर पे स्थापित किया है उसको अर्घ देना है, उन दोनों लोटों से एक साथ। अगर आपसे नहीं दिया जा रहा है तो पहले आप दूध से और उसके बाद शुद्ध जल से अर्घ्य दें। पहले किससे दोगे? दूध से। दूध आपके दाएं हाथ में है, जल आपके बाएं हाथ में है। स्पष्ट है? तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल ही लेना है, दूध नहीं लेना। मैं आपको बता रहा हूं बार बार, क्योंकि विष समान हो जाता है। उसके बाद में जब आप यह क्रिया कर लो, उसके बाद आपको तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। और जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उस मंत्र को आपको पढ़ना है। मंत्र है ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामनी विवाहम भाग्यमारोग्यम शीघ्र लाभम चे देही में। यह मंत्र आपको पढ़ना है। हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो मंत्र है आपको लिख दूंगा। ध्यान क्या रखना है इस उपाय में कि तुलसी के जो पौधे की स्थापना होगी वो शुक्रवार को ही करनी है आपको। और एक माला इस मंत्र का आपको जाप भी करना है। और इसके बाद, ये तो शुक्रवार को हो गया, और इसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को मंत्र जाप की एक माला करनी है। कच्चे दूध और शुद्ध जल का जो अग्र है वो भी आपको देना है, लेकिन शुक्रवार को नहीं देना, गुरुवार को देना है। पहली बार में शुक्रवार, फिर उसके बाद में गुरुवार को देना है। और दीपक भी जलाना है, लेकिन पहली क्रिया शुक्रवार को होगी जब आप पौधे को स्थापित करोगे, शुरू करोगे। उसके बाद गुरुवार को यह क्रिया हो जाएगी। बाकी दिनों में आपको केवल अग्र और दीपक अर्पित करना है। पौधा आपने एक बार लगा ही दिया है।
इसका जब प्रयोग करोगे तो कन्या जितनी भी हैं जो परेशान हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके विवाह की शीघ्र बात चलनी शुरू हो जाएगी। उनका यदि योग चल रहा है, कमजोर योग है, तो वह योग भी प्रबल हो जाएगा और निश्चित दिवस में जो भी दिन होंगे और उसमें उनके विवाह के प्रबल योग बनेंगे, विघ्न बाधाएं विवाह की समाप्त हो जाएंगी। निश्चित रूप से इस उपाय को कीजिए। अब आगे हम और कुछ कमेंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे एक यहाँ पर व्यूवर हैं जिन्होंने हमारी कर्क लग्न की जन्म कुंडली, जायदाद, भू संपत्ति, मकान आदि पर कमेंट किया है। इनका नाम है मनसा पूरन गणेश जी। इन्होंने लिखा है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, गुरुदेव प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मनसा पूरन गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपके यहाँ कमेंट को भी लाइक कर देता हूँ। और यहाँ पर गणेश अग्रवाल, जो सेमवाल गणेश सेमवाल जी ने यहाँ पर लिखा है, उपाय बताने की कृपा करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जी। जन्म कुंडली में विशिष्ट विष कन्या दोष में इन्होंने उपाय की बात की है। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जिन नक्षत्रों से वह विष कन्या दोष बन रहा है, उन नक्षत्रों के स्वामी के यदि उपाय किए जाएं तो उस दोष में, उस प्रभाव में कमी आती है। यदि जैसे कि शनि, सूर्य और ये त्रिकोण भाव में होते हैं तब विष कन्या दोष बनता है, तो हम इन ग्रहों की शांति कराएं तो वहां पर जो इनसे संबंधित समस्याएं हैं, वे समस्याएं समाप्त हो जाती। समाप्त तो नहीं होती, लेकिन इनमें क्षीणता आ जाती है, बहुत अधिक इनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। आगे हमारी एक वीडियो है, आपका विवाह किस दिशा में होगा, कौन से ग्रह देंगे आपकी ससुराल। तो इस पे गीता शुक्ला जी की कमेंट है जी, राधे राधे, राधे राधे जी गीता शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट्स किया। दशमांश कुंडली के दशमेश के विभिन्न भावों में क्या फल होंगे, इसके बारे में एक हमारे दर्शक हैं खान चंद्र जी, इन्होंने कमेंट की है, सत्यनाम वाहे गुरु जी, आपकी व्याख्या अच्छी है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खान चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम वाहे गुरु जी, बिल्कुल। आगे एक हमारी जन्म कुंडली में विशिष्ट विष कन्या योग कैसे देखें, इस पर इन्होंने ही खानचंद जी ने एक कमेंट किया है, सतनाम वाहे गुरु जी, वेरी गुड नॉलेज, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, आपका विवाह किस दिशा में होगा, कौन से ग्रह देंगे आपकी ससुराल, इस पर भी हमें भीम थापा जी जो नेपाल से, इन्होंने भी इसमें कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश मकवाना जी ने धन्यवाद दिया है पुरुष जातक की जन्म कुंडली में विदुर योग पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जन्म कुंडली में विशिष्ट विष कन्या योग कैसे देखें, इसके उपाय पूछे हैं, तो उपाय के बारे में बता चुका हूं। जो भी ग्रह पीड़ा दे रहे हैं उनसे संबंधित आप उपाय करें। उपायों के लिए एक सामान्य रूप से मैंने अशुभ ग्रहों के अचूक उपायों की एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो में आप जाकर देखोगे तो आपको सभी सटीक और विशेष रूप से सभी कार्य करने वाले उपाय उसमें मिलेंगे। तो आप निश्चिंत होकर वहां जाइए, वहां आपको सभी प्रकार के उपाय मिलेंगे, सभी ग्रहों के उपाय वहां रहेंगे। आगे प्रेम विवाह का यानी कि लव मैरिज का जन्म कुंडली में योग के 17 सूत्रों पर भीम थापा जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुष जातक की जन्म कुंडली में विदुर योग होने के साथ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उस पर राज शर्मा जी ने कमेंट किया है, जय श्री राम, जय श्री राम राज शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आगे एक हमें स्त्री की कुंडली में वैधव्य योग जानने के ज्योतिषीय 18 सूत्र, तो इस पर कमेंट किया है कि मकर तो लग्न है और लग्न में केतु और चंद्र बैठे हुए हैं, तो सप्तम में राहु हो जाएंगे, ठीक है। और चौथे भाव में मकर लग्न का अर्थ है 10, तो 4 नंबर पर कौन आ जाएंगे, 4 नंबर पे जो चंद्रमा की राशि है वहां पर राहु बैठेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर चलिए एक हम इनकी कुंडली का हम देख लेते हैं बना के, जो इन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं उसके आधार पर कि कुंडली बना लेते हैं। यहाँ हम ये कुंडली देख लेते हैं। इन्होंने हमें बोला है कि मकर की लग्न है, यही लग्न है। लग्न में इनके केतु और चंद्र बैठे हुए हैं, तो केतु और चंद्र बैठे हुए हैं लग्न में। इनका कहना है कि लग्न में केतु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। चौथे घर में गुरु और शनि है। गुरु और गुरु और शनि, गुरु और शनि इनके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। और इसके बाद में पांचवें घर में सूर्य है, तो सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं। शुक्र के घर में सूर्य बैठे हुए हैं। और छठे घर में इनके बुध हैं। बुध यहाँ बैठे हुए हैं, अपना ही भाव है बुध का, अपने भाव में ही बुध यहाँ बैठे हुए हैं। छठे घर में बुध बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में इनके शुक्र और राहु हैं। शुक्र और राहु, शुक्र और राहु, शुक्र और राहु की युति है यहाँ। देखिए आप, विशेष रूप से बहुत ही शुक्र और राहु की यहाँ पर युति है। और 10th हाउस में मंगल है। 10वें घर में मंगल, मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं 10वें घर में। देखिए मंगल और सूर्य को यहाँ दिग्बल मिल जाता है बैठने पर। अब इन्होंने पूछा है कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए यहाँ पर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये देखिए जब भी शुक्र के साथ में राहु का संबंध बनता है, और वहां पर हमको विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि राहु क्या है। राहु अंतर जातीयता लेकर आते हैं, अफेयर कराते हैं, बहुत सारे अफेयर कराते हैं राहु। तो यहाँ पर यह है मल्टीपल रिलेशंस के जो और इंटरकास्ट का भी यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं बहुत। अब दूसरे भाव के, अब आप देखिए कि जो शुक्र हैं वो पंचम भाव के अधिपति, और पंचम भाव के अधिपति सप्तम भाव में आकर बैठ गए। सप्तम भाव का अधिपति लग्न में जाकर बैठ गया है, और लग्न का अधिपति नीच अवस्था में पहुंच चुका है। ठीक है, शनि, शनि नीच अवस्था में पहुंच चुके हैं। और अब हम देखें कि शनि का क्या नीच भंग हुआ है। देखिए डिग्री मुझे पता नहीं है, तो अब हम सिर्फ इतने ही आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। तो शनि जो है वह, उनके नीचनाथ होते हैं मंगल, उच्चनाथ होते हैं शनि के। जो शनि उच्च होते हैं किसकी राशि में होते हैं, शुक्र की राशि में, और ये एक दूसरे से केंद्र में है। तो हमारा जो सूत्र है कि जब नीचनाथ और उच्चनाथ केंद्र में हो तो वहां पर नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर लग्नेश का नीच भंग हो चुका है, तो यहाँ पर ये प्रॉस्पर्टी देंगे, अच्छी स्थिति रहेगी। अब वैवाहिक स्थिति की इन्होंने जब चर्चा की है, तो वैवाहिक स्थिति के स्वामी जो यानी कि सप्तमेश हैं, वह कहीं ना कहीं पाप पीड़ित हो चुके हैं। सप्तमेश पाप पीड़ित हो चुके हैं। स्त्री की कुंडली है तो गुरु भी इनके पापी ग्रह के साथ में, लग्नेश के साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो कारक है वह भी पीड़ित ही हमको दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कि शुक्र की, तो देखिए यहाँ पर जो गुरु हैं वह 12th हाउस के मालिक हैं। 12वें घर का मालिक चौथे भाव में आकर बैठा हुआ है। और अगर हम देखें इस चौथे घर में बैठे हुए गुरु के ऊपर चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल की भी दृष्टि है, और मंगल जो कि दसम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये स्थिति हमें बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर इनके जो विवाह के बाद भी बहुत सारे ऐसे संबंध रहेंगे जो इनका, जैसे कहते हैं ना चंचल प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति ऐसे लोगों की होती है, और बहुत सारे अफेयर्स रहने की संभावना होती है। और इनके जो पति पत्नी के रिलेशंस होते हैं वो इतने प्रगाढ़ नहीं होते। यह है इनको, अब इनको अगर कोई ऐसी स्थिति है तो इनको करना क्या चाहिए, इनको राहु और केतु से संबंधित उपाय विशेष रूप से करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो राहु है वह शुक्र को कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहा है, और उसको एक तरह से जो करैक्टर है उसको कहीं, जैसे हमारे जो हिंदू समाज है उसके आधार पर उसको वहाँ से हटाने का काम कर रहा है। तो यहाँ ये इनको राहु से संबंधित शांति करानी चाहिए।
और गुरु को बलवान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री की जन्म कुंडली में यदि गुरु बलवान है तो वहाँ पर बहुत जो ये स्थिति हैं संभल जाती हैं। तो यहाँ पर इनको गुरु को बलवान करना बेहद आवश्यक है। अब ये देखिए कुंडली है किसकी, अ, आशेन गली सिखीवा। देखिए मुझे इनका नाम थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा यहाँ पर, लेकिन ये कुंडली का इनका हमने विश्लेषण कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें कमेंट आई है, होली पर पुरुष वर्ग के विवाह का अचूक उपाय। होली जा चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश रुद्राकिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय श्री राम, प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे सुनीता सिंह जी, बहुत बहुत राधे राधे। अशोक व्यास जी, जेएमबी के अशोक व्यास जी, इन्होंने कमेंट किया है हमें, स्त्री की कुंडली में वैधव्य योग जानने के अगर हम देखें, राहु के लिए इन्हें कच्चे कोयले दान प्रवाहित करने चाहिए, जल में प्रवाहित करने चाहिए इन्हें। और इनको माँ सरस्वती की आराधना करना शुभ रहता है, जिनका भी राहु कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करता है। तो यहाँ और गुरु को मैंने बताया कि गुरु को बल देना इनके लिए आवश्यक है। गुरु देखिए इनके बल के साथ साथ में, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं अच्छे भावों के अधिपति नहीं है, तो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, और ये जो गुरु हैं वह 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो यहाँ ये कहीं ना कहीं इस भाव को पीड़ित करने की स्थिति में है। तो यहाँ गुरु से संबंधित इनको क्या करना चाहिए, गुरु की शांति करनी चाहिए, गुरु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो यहाँ ये उपाय इनको करने चाहिए। और शनि से संबंधित इनको ऐसे कुछ चारा वगैरह डालते रहना चाहिए, इससे इनका जो शनि है ये अच्छे और अच्छे प्रभाव इनको देगा। तो यहाँ हमने इसको देख लिया। अब हम बात करेंगे आगे, और भी कमेंट्स देख लेते हैं। शीला शर्मा जी की कमेंट है, स्त्री की कुंडली में वैधव्य योग जानने के ज्योतिषीय 18 सूत्र पर 100% सही। सूर्य सप्तम भाव में और वहाँ 1 नंबर है, 8वें साल वैधव्यता हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूत्रों के बारे में वे कितने सटीक रहे हैं हम तो जानते ही जानते हैं, आप भी उनको देख पा रहे हो, उनको समझ पा रहे हो, और ऐसे सूत्रों का ही उपयोग आप करके आगे की प्रेडिक्शन को भी सही तरीके से जान पाओगे। चलिए आगे है, आगे रामकृष्ण जी ने नमस्कार किया है। रामकृष्ण जी आपका, आपको भी नमस्कार। और बहुत सुंदर जानकारी गुरुजी, ये कमेंट किया है, एक विवाह में विलंब और प्रेम विवाह और फिर संबंध विच्छेद जो कुंडली है उस पर एक हमें एक कमेंट आई है कि 23 अक्टूबर 1995 का इनका जन्म है, दिल्ली का 9:30 पर। एक महिला की जन्म कुंडली है, क्या इसमें विवाह विच्छेद है? तो चलिए इस कुंडली का भी हम विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या इसमें ऐसी कोई स्थिति है। तो हमें डिटेल्स दी हैं इन्होंने, 23 अक्टूबर 1995 दिल्ली का स्थान है, जन्म स्थान। और इसके साथ में ही 9:30 का सुबह का समय है, फीमेल की जन्म पत्रिका है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि इनका विवाह विच्छेद के बारे में इन्होंने पूछा है। तो चलिए इसका भी हम विश्लेषण कर लेते हैं। आप भी अगर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हो तो 1 अप्रैल से पहले पहले हम कमेंट्स में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से आपको सुपर चैट्स हमें सेंड करनी होगी, और जो हमें सुपर चैट्स शेयर करेंगे, अपनी सुपर चैट्स हमें भेजेंगे, उनको हम यहाँ पर उनका प्रेडिक्ट करेंगे, उनका जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब देंगे। ये ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पर हमारे सामने इनकी जन्म पत्रिका एक खुल चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे कि लग्न के स्वामी मंगल अपने ही भाव लग्न में ही विराजित हैं। 13 डिग्री 52 मिनट की लग्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग लग्न है इनकी। और गुरु भी बहुत यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है। गुरु यहाँ देखिए किस कारक हैं, विवाह के कारक हैं, लेकिन पापी ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं। सप्तमेश सूर्य नीच अवस्था में है और उनके साथ में शुक्र जो सप्तमेश में वह चले गए हैं।
देखिए शुक्र और सूर्य की जो युति है और साथ में राहु है, तो ये युति अच्छी नहीं मानी जाती है। इस युति को राहु और शुक्र जब भी साथ होते हैं और साथ ही साथ सूर्य, तो सूर्य वहाँ संबंधों को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। अब यहाँ आप अगर देख पाओगे तो इस जन्म कुंडली में अगर हम शनि को देखें तो शनि, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से यह देख सकते हो कि यहाँ पर बुध है अपने घर में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ में बैठे हैं। सप्तम भाव के अधिपति को देखिए, सप्तमेश को देखिए और उसके कारक को देखिए, उनकी क्या कंडीशन। सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है। पाप ग्रह में कौन है? मंगल की दृष्टि है यहाँ पर, और किसी पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं है। सप्तमेश को देखते हैं अब हम। सप्तमेश को देखें तो वह होते हैं शुक्र। शुक्र पीड़ित हो चुके हैं, किससे? सूर्य और राहु से। शुक्र पीड़ित हो चुके हैं, सप्तम भाव पीड़ित हो चुके हैं, सप्तमेश पीड़ित हो चुके हैं, और गुरु बृहस्पति मंगल के साथ में बैठकर यह भी पीड़ित अवस्था में आ रहे हैं। गुरु कुटुंब भाव के अधिपति हैं, और कुटुंब भाव का अधिपति अपने से व्यय स्थान यानी कि लग्न में बैठा हुआ है, और पंचम भाव के अधिपति भी यह बनते हैं। अब पंचमी की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण यह प्रेम विवाह के जो लक्षण हैं वह इसमें स्पष्ट होते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम विवाह के बाद भी इन दोनों के मध्य वो जितना प्रेम और स्नेह होना चाहिए उसमें इतनी प्रबलता यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें जो स्पष्ट हो रहा है, जन्म कुंडली के विश्लेषण के आधार पर लग्न चार्ट का हमने विश्लेषण किया। अब हम जरा एक बार चंद्र कुंडली का और विश्लेषण कर लेते हैं। चंद्र कुंडली में आप देखिए तो यहाँ पर गुरु जो होते हैं वह होते हैं यहाँ पर सप्तमेश। सप्तमेश भी हैं गुरु और कारक। अब इनके देखिए मंगल के साथ होकर यहाँ पर यह पीड़ित हो चुके हैं। अब आगे हम देखें, शनि और केतु से सप्तम भाव पीड़ित हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो वैवाहिक स्थिति है वह थोड़ी अच्छी मुझे जन्म कुंडली के विश्लेषण के आधार पर नहीं दिख रही है। तो यहाँ इनके कमेंट के का उत्तर यही होगा कि ये ऐसे अभी हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि अगर इनकी कोई इस तरह की समस्या है तो ये उसका उपाय हमसे पूछ सकते हैं, विशेष रूप से उपाय पूछ सकते हैं। यहाँ पर विवाह विच्छेद की यहाँ पर कंडीशंस बनती हैं, लेकिन यदि आप इनके उपाय कर लोगे तो इतनी विशेष कंडीशन नहीं बनती हैं कि हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, यदि आप इनका कोई उपाय नहीं करते हो, शांति नहीं कराते हो ग्रहों की, तो वहाँ पर ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। मैंने आपको बता दिया पापी ग्रहों की जो पावर है उसको आप कम कर दीजिए। ये मांगलिक दोष के कारण भी यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप देखोगे तो यहाँ पर लग्न से मांगलिक दोष आपको स्पष्ट दिखेगा। मंगल लग्न में बैठे मांगलिक दोष का निर्माण कर रहे हैं। कन्या की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण कर रहे हैं, जो चौथे घर को पीड़ित करता है, सातवें घर को पीड़ित करता है, और कन्या के जो पति का आयु है उसको भी पीड़ित ही है मंगल यहाँ बैठकर करता है। इसलिए इनको विशेष रूप से मंगल से संबंधित उपाय करने चाहिए। और सूर्य शुक्र की जो ये युति है, इस युति को भी अच्छा नहीं माना जाता, जो सैया सुख में भी समस्याएं उत्पन्न करता है। यहाँ हमने ये देख लिया, तो इन ग्रहों को सूर्य को ये जल दें। राहु से संबंधित ये सरस्वती की आराधना करें, भैरव आराधना करें। तो विशेषकर राहु की जब पीड़ा होती है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ हितकर होता है, तो आपको वह पाठ भी करना चाहिए। राहु से संबंधित जल में आप जौ को बहा सकते हैं। 1 कुट्टी जौ लिए और आपने शाम के समय जब बहते जल में बहा दिए। बुधवार के दिन आपने यह किया, यानी कि जिनकी ये जन्म पत्रिका है उन्होंने ये काम किया, तो उनके जो वैवाहिक संबंध है वो अच्छे होने लगेंगे, उनमें समस्याएं कम होने लग जाएंगी। अब आगे एक हमारे और दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट आई है कि गुरुजी प्रणाम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल अष्टम भाव में है। देखिए इन्होंने कमेंट किया है, पुरुष जातक की जन्म कुंडली में विदुर योग होने के 7 महत्वपूर्ण सूत्र जो हमने दिए थे उस पर इनकी कमेंट आई है कि गुरुजी प्रणाम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल अष्टम भाव में है, राहु सूर्य चंद्र बुध 12वें भाव में है,
चलिए एक काम करते हैं, इनकी बताई हुई जो डिटेल्स हैं उसके आधार पर हम इनकी जन्म कुंडली बनाते हैं, जिससे कि हमें भी ये स्पष्ट हो जाए कि कहाँ क्या-क्या स्थितियाँ हैं और आप भी ये समझ सको, क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष आपके लिए उदाहरण होंगे। तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो इनकी डिटेल्स हैं। ये कहते हैं गुरुजी वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न है, हमने वृश्चिक लग्न ले ही लिए। इनकी कुंडली में मंगल जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में है, तो मंगल यहाँ पर बैठे का कहना है कि मंगल इनके अष्टम भाव में बैठे हैं। राहु सूर्य चंद्र बुध 12वें भाव में है। सूर्य राहु सूर्य चंद्र बुध चंद्र, अब ये पता नहीं है कि ये अस्त कौन कौन है, लेकिन सूर्य के साथ में है तो प्रबलता है अस्त होने की, और सूर्य का ग्रहण दोष भी यहाँ पर बना हुआ है। ये राहु चंद्र बुध 12वें भाव में है। राहु मंगल को देख रहे हैं, और राहु मंगल को देख रहे हैं 7 8 9, बिल्कुल देख रहे हैं मंगल को, राहु देख रहे हैं। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, बिजली का करंट लग गया। देखिए मंगल अष्टम में होते हैं और वहाँ राहु की दृष्टि आ जाए तो निश्चित ये योग बनते हैं कि बिजली के करंट या आग से कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई विस्फोट से मृत्यु होती है, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी, मैंने दूसरी शादी की है, अब मेरी इस वाली पत्नी की तो मृत्यु नहीं होगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ, अब इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है अपनी 3/11/1975 है, मॉर्निंग 8:10 का 8:10 बाहेरी बरेली उत्तर प्रदेश में। आप मेरी जन्म कुंडली देखकर बता दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये हमें बात बताई है। देखिए जब भी पहली पत्नी की हम चर्चा करते हैं तो हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव से, और जब भी हम चर्चा करते हैं दूसरी पत्नी की तो वह करते हैं हम 12वें भाव से। ठीक है, अब 12वें भाव में देखें तो राशि आती है तुला। अब तुला राशि आती है, वहां पर 3 पापी ग्रह बैठे, जो सप्तम भाव को देख रहे होंगे। सप्तम भाव जो मेष राशि बनेगी, अगर हम मेष राशि से देखें तो 1 2 3, तीसरे भाव में उसका कौन बैठा है, लग्नेश बैठ गया, सप्तमेश बैठ गया तीसरे भाव में। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब राहु सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं और इसके बाद में अगर आप देख पाओगे तो यहाँ से हम देखें कि आयु का भाव क्या है। सप्तम सप्तम से आयु यहाँ पर, अब देखिए यहाँ किसी ग्रह की कोई दृष्टि, आप निश्चिंत रहिए कि बस मंगल की जब समस्या आए तो आपको वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन जो स्थिति थी वो पहली कंडीशन में समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर ऐसी समस्या नहीं है कि फिर से ऐसा कोई संभावना बने, तो निश्चित रहिए सब कुछ सही रहेगा। बस आप यहाँ पर, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं वो मांगलिक दोष तो बना रहे हैं, और जहाँ तक है आपने मंगल का उपाय किया होगा और मंगल के मांगलिक दोष की जन्म कुंडली मिलाई होगी। अगर आपने मांगलिक दोष का निवारण नहीं किया है तो आप मंगल चंडिका स्तोत्र का नियमित पाठ किया करें। उससे आपके जो ये समस्याएं बन रही हैं वे समस्याएं आगे नहीं बनेंगी। तो मैंने आपकी यहाँ कमेंट का जवाब दे दिया है। और आगे क्या सरकारी नौकरी लगेगी जन्म कुंडली में, देखना सीखें। ये मेरी जो वीडियो है इस पर अ, नयन नया नादेद, इनका क्या नाम है, नयना नैना है शायद इनका नाम। हेलो सर, इफ सन इज इन लियो, लियो मतलब सिंह राशि में, D4 चार्ट, इट कंपल्सरी दैट वन हैज हट with test roof made of grass. Have you came across such finding in such case? Is it true or something else was finding to share your experience for this particularly setting? देखिए ये उस प्राचीन समय की बात है जब हम अपने, जैसे कहा जाता है कि सूर्य से
क्या देखते हैं कि सूर्य अगर है D4 चार्ट में हम देखेंगे, अगर वह सिंह राशि में, तो वहाँ पर उसकी झोंपड़ी होती है। झोंपड़ी होती है, झोंपड़ी का अर्थ यहाँ ये है, यहाँ आप इसको ऐसे नहीं लीजिए कि वो गरीब है उसकी तब झोंपड़ी होगी। जब बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनके भी फार्म हाउस होते हैं, तो कहने का अर्थ है कि वो अपना फार्म हाउस टाइप का उसका वर्तमान में परिदृश्य में देखें तो जहाँ बीच में एक झोंपड़ी लगा लेते हैं और वहाँ पर वो एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियों में इस तरह की कंडीशंस देखी हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसको दूसरे नज़रिए से देखिए, सूर्य एक राजा है और जैसे पहले जो राजा होते थे अधिकतर आपको क्या लगता है वो महलों में सोते थे? नहीं, वो विशेषकर युद्ध क्षेत्र में होते थे और वो शिविरों में सोते थे। और सूर्य क्या है, एक राजा है, जहाँ सूर्य की स्थिति बनेगी तो वो कहाँ लेकर जाएगा? वो लेकर जाएगा ऐसे क्षेत्र में जो घर से दूर होगा और दूर दूर आप क्या करोगे? टेंट लगाओगे। कहीं न कहीं बहुत सारे जो लोग होते हैं उनकी जन्म कुंडली को अगर आप देखोगे, जो कैंपिंग करते हैं उनकी जन्म कुंडली में भी सूर्य की इसी प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। बहुत सारी जन्म कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया है और देखा भी है और पाया भी। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे बहुत सुंदर विश्लेषण गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। यूज़र इनका नाम नहीं है। आगे मोहित जांगिड़ जी ने लिखा है, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। धन्यवाद मोहित जांगिड़ जी, आपने कमेंट किया है। सरकारी अध्यापिका की जन्म कुंडली के विश्लेषण में किन दशाओं की चर्चा? तो ये देखिए यहाँ पर तो हम देख लेते हैं कितना टाइम हो चुका है, काफ़ी देर से कमेंट्स का देख रहे हैं तो 1 घंटा होने वाला है, लेकिन मेरा प्रयास है कि हम वीक में एक ऐसा कार्यक्रम ज़रूर रखें जिससे कि आप सभी की जो कमेंट्स हैं वह हम देख सकें। यहाँ पर सरकारी अध्यापिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण किन दशाओं में, इसमें पटेला पटेल अरविंद पटेल अरविंद भाई की जो कमेंट है उन्होंने लिखा है, ओम नमः शिवाय गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1996, टाइम है 4:15 शाम के, भावनगर गुजरात का जन्म है। डॉक्टर अनेस्थिया सत्य कैसा रहेगा? जीवन में दशनापति कैसे रहेंगे? धन धनस्पति कैसे रहेंगे? संसारिक सुख सांसारिक सुख कैसा रहेगा? पत्नी के कैसी मिलेगी? गुरुजी कुंडली विश्लेषण करें। अच्छा, मुझे ज़्यादा आपकी माफ़ करना क्योंकि हिंदी में नहीं है, या तो प्रॉपर इंग्लिश में हो तो क्लियर हो। तो यहाँ पर लेकिन मैं प्रयास करूँगा आपके इस प्रश्नों का, एक आपकी कुंडली का भी हम विश्लेषण इसी में कर लेते हैं। इनकी हमने डिटेल्स इसमें डाल दी है। 2 दिसंबर 1996, समय 4:15 है, भावनगर गुजरात का इनका जन्म है। मैं आपका सामान्य प्रेडिक्शन यहाँ पर कर देता हूँ। आप सांसारिक सुख, विवाह सुख आदि की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि जो सप्तमेश हैं वह इनके होते हैं मंगल, और सप्तमेश मंगल होते हैं, और क्योंकि पुरुष की कुंडली है तो हम शुक्र को भी देखेंगे तो शुक्र, देखिए मंगल इनके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन में है सप्तमेश। वहीं हम देखें इनके जो सूर्य हैं वह मंगल के घर में बैठे हुए हैं और मंगल सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, तो ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो धनाधिपति और आयुष, धनेश और आयुष, ये एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी स्थिति है फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। तो जब भी इनका सूर्य की दशा चले, मंगल की अंतरदशा या मंगल की दशा या सूर्य की अंतरदशा, तो वह धन योग बनेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर राहु भी अपने मित्र की राशि में है, और शुक्र यहाँ पर लग्न में बैठे हुए हैं, और शुक्र लग्नेश भी होते हैं, वो अच्छे बलवान स्थिति में शुक्र बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनाते हैं। इस चंचल प्रवृत्ति का ऐसा जातक होता है, कहीं ना कहीं ऐसा जातक सुंदरता से भरा हुआ होता है, बहुत सुंदर ऐसा जातक होता है। और देखिए गुरु अपने ही घर में बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, तो पराक्रम देते हैं, पराक्रम में कोई कमी नहीं है, साहस भी इनके अंदर खूब है, और यात्राएं भी ये खूब करते हैं।
यात्राओं की स्थिति भी इनकी बनती है। वहीं अगर हम बात करें शनि की, तो शनि चौथे और पंचम भाव के अधिपति होकर यह छठे भाव में केतु के साथ में विराजित हो गए हैं। और अगर हम देख पा रहे हैं तो गुरु इस राशि में, तुला की राशि में इस षष्ठेश भी होते हैं, रोग ऋण शत्रु के स्वामी, और यह तृतीयेश भी होते हैं। तो दोनों स्थितियां हैं। अब यहाँ पर शनि इनके घर में बैठ गए हैं, तो यहाँ पर ऐसे जातकों के जो शत्रु होते हैं वह बहुत अधिक होते हैं, लेकिन वह अंततोगत्वा वह जो जातक होता है अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शनि पंचमेश भी है, तो ये संतान संबंधित थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे कि संतान का देरी से होना। यहाँ पर स्पष्ट इस बात को के संकेत हैं। अब देखिए इनका जो हम देखें कि इनका देखिए जो सप्तमेश है वह कहाँ बैठ गया जाकर, सप्तमेश इनका चंद्रमा के साथ में बैठ चुका है, और चंद्रमा के साथ में यह बैठा है एकादश भाव में। एकादश भाव से इसकी दृष्टि देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर मंगल अपने भाव को देखते हैं, तो धन के लिए तो बेहद अच्छी स्थिति है इनके यहाँ पर। 4 5 6 7, और ये सप्तम भाव को देखते हैं कि जो कि प्रेम का, लव का, रोमांस का ये भाव है, उस भाव को देखते हैं सप्तम। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज की जो वो स्थिति है वह भी यह बनाते हैं। 1 2 3 4 5, जो राहु की दृष्टि है, तो ये फैमिली की तरफ से थोड़ा सा इनका डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो पारिवारिक स्थिति है, जो सुख है, वह सुख में थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि सुखेश जो हैं शनि वह भी छठे भाव में चले गए हैं, और राहु की दृष्टि भी जो चतुर्थ भाव है उसके ऊपर है, तो चतुर्थ भाव इनका पीड़ित हो चुका है। इसके लिए इनको राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। साथ ही साथ जो शनि है, शनि के लिए इनको विशेष रूप से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि इनका शनि स्ट्रॉन्ग हो सके, जैसे कि मजदूरों की सेवा करना आदि। ऐसे ये काम करें तो इनके लिए शुभ रहेगा। पैरों से संबंधित बीमारियां इनको होने के जो संकेत आ रहे हैं, तो नसों से संबंधित बीमारियां इनको, स्नायु जो बीमारी होती है, स्नायु वह बीमारी होने के संकेत हैं। नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो डिसीज होती हैं वह इनको हो सकती है, इसलिए यह इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी जहरीले जीव जंतु से काटने का योग भी बनता है, तो इसलिए विशेष सावधानी से यह चलें। D9 भी इनका एक बार देख लेते हैं। तो D9 में लग्नेश, देखिए यहाँ पर देखिए जो लग्नेश होते हैं D9 के वह 12th हाउस में चले जाते हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं एक स्थिति स्पष्ट करती है। तो विवाह में थोड़ी सी समस्याएं हैं, तो यहाँ पर इनको इससे संबंधित आगे उपाय करने चाहिए। तो यहाँ हमने इनकी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण कर लिया, और आज टाइम काफ़ी हो गया है। आगे हम इसी प्रकार का एक कार्यक्रम और लेकर आएंगे जिसमें आपकी कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप सुपर चैट्स का, अगर कोई आपको प्रश्न पूछना है तो आप हमें सुपर चैट भेजिए, और सुपर चैट जो हमें भेजेंगे हम उनके उसका सबसे पहले उत्तर देंगे। सबसे पहले हम उत्तर उनका देंगे, तो सभी हमें सुपर चैट्स भेजें यदि वे अपने प्रश्न का उत्तर विवाह से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो। जो भी आपका प्रश्न है वो अगर आप हमें भेजते हैं तो वहाँ पर आप उससे संबंधित जो सुपर चैट है वह हमें भेज सकते हैं, जिससे आपका हम पहले देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।